भेड़िया। किसी के साथ बुरा करने पर खुद का भी बुरा होता है, पर अक्सर कुछ ना करने पर भी जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसको हम चाहकर भी नहीं भुला पाते। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे पति नीलेश के साथ हुआ। जेनी जल्दी चलो, तुम कितना धीरे धीरे चलती हो। नीलेश, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझसे और नहीं चला जा रहा है। उस दिन हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। नीलेश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसको ऐसे एडवेंचर का बहुत शौक था, पर मुझे नहीं। उस दिन मैं चलते चलते बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने उससे कहा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर वो माना ही नहीं। काश वो मान लेता। मैं एक पेड़ के पास जाकर आराम करने लगी, पर वो मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। मैंने उसे कई बार आवाज दी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि मुझे नीलेश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ नीलेश? मैं फौरन भागते हुए नीलेश के पास गई और मैंने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नीलेश जमीन पर लेटा हुआ बस करहा रहा था। मैंने उसकी पीठ पर बड़े पंजों के निशान देखे। मैं तुरंत ही बैग से सामान निकालकर उसका इलाज करने लगी। देख लिया ना ज्यादा ट्रैकिंग करने का नतीजा। देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। मैं उसे किसी तरह घर वापस लेकर आई और फौरन ही डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया। मैं भी खुश थी कि नीलेश को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसी के साथ मुझे डर भी लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। पर इन सब बातों पर ज्यादा ना सोचते हुए मैं नीलेश की केयर करने लगी। अब आगे से तुम्हारा बाहर घूमना बंद, समझ गए ना? अरे जेनी, ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। इससे पहले ऐसा कुछ थोड़ी हुआ है। नीलेश की ये बात बिल्कुल सही थी कि पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, पर इस बार हमारी किस्मत ही खराब थी। रात बहुत हो चुकी थी और मैं और नीलेश कमरे में सोने चले गए। रात के करीब 12 बजे मुझे किसी जानवर के हुंकारने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और फौरन ही खिड़की से बाहर देखने लगी, पर बाहर कोई भी जानवर नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे बुरा सपना आया होगा, पर ऐसा नहीं था। कुछ ही देर में मुझे फिर से हुंकारने की आवाज सुनाई दी, जिससे मैं बहुत डर गई। आवाज कमरे में से ही आ रही थी। मैंने फौरन नीलेश से कहा, नीलेश जल्दी से उठो, मुझे लगता है कमरे में कोई जानवर घुस आया है। हुंकारने की आवाज नीलेश की ओर से ही आ रही थी। मैं फौरन नीलेश के पास गई और मैंने जो देखा उससे मैं काफी चौंक गई। नीलेश ही हुंकारने की आवाज निकाल रहा था। मैंने उसे फौरन उठाया और उसे इस बारे में बताया, पर उसने हंसते हुए इस बात को टाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मैं किचन में खाना बनाते हुए इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगी। तभी नीलेश भी आ गया। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और किचन में मेरी मदद करने लगा। नीलेश, ये लो, तुम सब्जियां काट दो, लेकिन सब्जियों के साथ अपना हाथ मत काट लेना। नीलेश चाकू से सब्जियां काट रहा था कि मुझे उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन उसके पास गई और देखा कि उसकी उंगली कट गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसकी उंगली से नीले रंग का खून बह रहा था। तुमने देखा ये? मैंने फौरन उसकी उंगली पर बैंडेज बांधी और उसे कमरे में आराम करने के लिए कहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि नीलेश को खाना खिलाने के बाद डॉक्टर से इसके बारे में पूछूंगी। मैंने नीलेश की पसंद का खाना बनाया और तुरंत ही कमरे में गई। नीलेश, देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। ना जाने क्यों उस वक्त मेरे हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला। मैं नीलेश को खाना खिलाने लगी,
पर तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा। धीरे धीरे नीलेश की पुतलियों का आकार और उसका रंग बदलने लगा। देखते ही देखते उसके माथे और चेहरे पर काले घने बाल निकलने लगे। कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका शरीर बालों से भर गया और उसके बदन से एक अजीब सी बदबू आने लगी। नीलेश किसी जानवर की तरह हरकतें करने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वो हकीकत थी या मेरा वहम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मेरे चेहरे पर अजीब सी परेशानी ने उसका ध्यान एक ही पल में खींच लिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। अब बहुत हो चुका था। मैं फौरन ही कमरे से बाहर गई और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर साहब, वो नीलेश। मैंने किसी तरह सारी बातें डॉक्टर को बताई, पर डॉक्टर को भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने तरह तरह की किताबों को पढ़ा, पर कुछ भी पता नहीं चला। एक रात लैपटॉप ढूंढते ढूंढते मुझे एक आर्टिकल मिला। उसमें मुझे कुछ पंजों के निशान दिखे जो बिल्कुल नीलेश की पीठ पर बने निशानों जैसे थे। उसमें उन सभी बातों का जिक्र था जो नीलेश के साथ हुई, चाहे वो नीले रंग का खून हो, हुंकारने की आवाज हो या फिर बदन पर एकाएक बालों का निकलना। उस आर्टिकल के आखिर में एक खतरनाक बात लिखी थी जिसको पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने फौरन ही लैपटॉप बंद किया। तभी नीलेश मेरे कमरे में आ गया। मैंने फौरन रोते हुए उसे गले लगाते हुए कहा, नीलेश, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने उसे सारी बात बताई, पर उसने मुझसे वादा लिया कि उस समय जो भी सही हो मैं वही करूं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगले दिन पूर्णिमा थी, जिस दिन वो खतरनाक बात सच होने वाली थी। मैंने पूरी रात नीलेश के इलाज के बारे में जानने में लगा दी, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह होते ही मैं नीलेश के लिए किचन में खाना बनाने के लिए चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे कमरे से एक आवाज आई। मैंने नीलेश को आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब कमरे में गई तो ये देखकर चौंक गई कि नीलेश खुद को फांसी लगा रहा था। नीलेश, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको। मैंने किसी तरह से उसे कुर्सी से नीचे उतारा। नीलेश ने मुझे बताया कि वो मुझे और परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए उसने ऐसा किया। मैंने इसके लिए उसे बहुत डांटा। मैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पूरा दिन मैंने नीलेश की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में लगा दिया, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। रात होते ही मेरा दिल कांपने लगा। मैंने खिड़कियों पर पर्दा लगाकर बंद कर दिया और नीलेश को भी कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया, पर इन सब चीजों का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आधी रात बीत चुकी थी। मैं नीलेश के लिए पानी लेने जा ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं पर्दे पर गिर गई, जिससे वो फट गया और खिड़की से आती चांद की रोशनी जैसे ही नीलेश पर पड़ी तो वो जोरों से हुंकारने लगा, नीलेश! नहीं! नीलेश के शरीर पर चारों ओर बाल ही बाल बढ़ने लगे। उसके दांत बड़े और खूंखार हो गए। एक जानवर की तरह उसके शरीर का साइज पहले से भी ज्यादा डबल हो गया। उस आर्टिकल में लिखी हर बात सच होने लगी। देखते ही देखते नीलेश एक भेड़िए में बदल गया। अचानक से वो शांत हो गया। मैं धीरे से उसके पास गई और कहा, नीलेश, तुम ठीक तो हो ना? नीलेश ने तभी जोरों से हुंकारा। मैं इतना डर गई कि मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिर गई। वो पूरे कमरे में मेरा पीछा करने लगा। वो भूल चुका था कि मैं कौन हूँ। मैं उससे बचने के लिए बेड के नीचे छिप गई। इन सब के बीच मुझे नीलेश से किया हुआ वादा याद आया। उस समय जो सही था उसको मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर मैं करती भी तो क्या करती।
नीलेश से किया वादा तोड़ भी तो नहीं सकती थी। नीलेश, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने फौरन अलमारी से चांदी का चाकू निकाला और नीलेश के अपने पास आने का वेट किया। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने चाकू सीधा उसके सीने में घूंप दिया। नीलेश बुरी तरह से तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते उसका शरीर वापस इंसानी रूप में बदल गया। पर वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने ही अपने पति का खून कर दिया था और यही नीलेश की भी आखिरी इच्छा थी, ताकि वो भेड़िया बनकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अपने आखिरी समय में भी उसने सभी लोगों की अच्छाई के बारे में सोचा। उसकी इसी अच्छाई में मैंने भी उसका साथ तो दिया, पर साथ ही मुझे उससे बिछड़ने का दुख भी मिला।